Okay, so good evening everyone. So in this session we are going to start with your chapter number 6. देखिए बहुत सिंपल चैप्टर है. Different forms of business organizations and the process of its registration. Different forms of business organization and its registration. तो इसमें भी बेसिकली हम लोग सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ रहे. मोर स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन, देन partnership and its registration, HUF as well as multi state cooperative societies. ठीक है, चलो बहुत सिंपल चैप्टर है. यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर 4 मार्क्स. ठीक है, देखोगे यहाँ पे. कम टू द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन that a person will have to make while starting business is the form and structure of the business. At the time of initiating the business, तो एक क्वेश्चन सबके दिमाग में कि क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस रहना चाहिए, what should be the form of business or what should be the structure of business. A business can be organized in several ways ranging from sole proprietorship, partnership, HUF, cooperative societies, etc. इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो ना. It can either be in the form of a company, it can either be in the form of a LLP. Each form of business has its own merits and demerits, and depending upon the merits and demerits, or depending upon the vision of the person who is initiating such business, वो डिसाइड कर सकता है कि कौन से वो डिसाइड कर सकता है कि कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको जाना चाहिए. A businessman has to closely analyze these merits and demerits to make a choice as per his requirement and resources available, as per the requirement and resources available with such person. Types of business entities: sole proprietorship, HUF, partnership, LLP, company, cooperative societies and branch office. ब्रांच ऑफिस करके कुछ नहीं होता, बट ये एक्चुअली होता है फ्रेंचाइजी. ये ब्रांच ऑफिस नहीं होगा. ये मोर स्पेसिफिकली बात करें फ्रेंचाइजी कि यार हम लोग कोई बिजनेस खुद से स्टार्ट ना करके क्या करें, किसी और पर्सन से किसी और बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले लें. किसी और पर्सन से किसी और बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले लें. तो बेसिकली देखो अपन यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, हम लोग ये सभी मोड ऑफ बिजनेस के मेरिट्स और डिमेरिट्स को पढ़ने वाले. ठीक है, बेसिकली हम लोग इन सभी मोड ऑफ बिजनेस के मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ने वाले हैं, जिसके बेसिस पे वन कैन टेक द डिसीजन कि कौन सा बिजनेस टाइप सेलेक्ट करें व्हाइल इनिशिएटिंग द बिजनेस. तो सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप. तो मुझे बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप मोड ऑफ बिजनेस का क्या मेरिट्स हो सकता है इन जनरल, अगर अपन बात करें तो क्या क्या मेरिट्स हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. डायरेक्ट मोटिवेशन. ठीक है, डायरेक्ट मोटिवेशन, मैं जितना काम करूंगा उसका सीधा सीधा बेनिफिट मुझे ही मिलेगा. ओके, दिस कैन बी वन ऑफ द मोटिव. देन नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन. ठीक है. देन कंप्लीट डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में रहेगा. देन आई वोंट बी हेल्ड अकाउंटेबल टुवर्ड्स एनी अदर पर्सन. आई वोंट बी हेल्ड आंसरेबल टू एनी अदर पर्सन. ठीक है, फिर खुद का बॉस. नेक्स्ट और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है. तो ये सभी तो कुछ मेरिट्स. डीमेरिट्स. अच्छा हाँ, कंप्लाइंसेस बहुत कम होते हैं. वेरी गुड. जो लॉ से रिलेटेड कंप्लाइंसेस है वो बहुत कम है इन केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. ओके, ये तो मेरिट्स हो गए. डीमेरिट्स में क्या क्या आएगा. रिस्क बहुत हाई है. ठीक है, रिस्क बहुत हाई है. देन क्या कह रहे हो, लॉसेस. हाँ, लॉसेस मुझे बेयर करना है, तभी तो बोला रिस्क बहुत हाई है. नेक्स्ट, लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल. नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल रिसोर्सेस. हो सकता है कि मैं खुद ही इतना एफिशिएंट ना हूं. ठीक है, अगर मैं खुद ही एफिशिएंट नहीं हूं और किसी और की मदद भी नहीं ले रहा हूं, कोई और इन्वॉल्व भी नहीं है मेरे बिजनेस में, तो हो सकता है कि मैं अपने बिजनेस को एक ग्रेटर हाइट तक ना ले जा पाऊं. लिमिटेड मार्केट एक्सेस. वेरी गुड. और लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन.
लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, चलो एक बार पढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज ओन्ड, managed and controlled by an individual, and he has the overall responsibility for running the business. That individual has the overall responsibility for running the business, running from the arrangement of capital or the management of the business। ठीक है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है बिजनेस रन करने का, कैपिटल अरेंज करने का एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। Sole proprietorship owns all the assets of the business and they also assumes all the liabilities of the business। सारे जो assets है उस पर्सन के, सारे जो liabilities हैं वो उस पर्सन के ही रहने वाले हैं। Is it clear? Yes. His liability is unlimited and he is entitled to all the profits of the business, and at the same time he will be bearing all the losses of the business। The sole proprietor and the business are one and the same in the eyes of law। कैसे बोल दोगे? There is no concept of separate legal entity। ठीक है, no separate legal entity। In India, largest number of business units are set up as a sole proprietorship। ठीक है, most of the business units जो इंडिया में अभी बिजनेस कर रहे हैं, most of the business units जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, they are doing the business in the form of sole proprietorship mode। ठीक है, in the form of sole proprietorship। next merits of sole proprietorship। पहला, easy formation। Sole proprietorship is the most popular form of business organization due to the ease of their formation। No or least formalities, legal formalities are involved in setting up a sole proprietorship business। तो अभी अपन ने डिस्कस भी किया था कि भाई जो compliances है, there are very few और lesser compliances, है ना, involved for setting up a sole proprietorship business। ठीक है, नेक्स्ट, बेटर कंट्रोल एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे? क्योंकि किसी और के कंसेंट या डिसेंट के लिए हमको इंतजार नहीं करना है, किसी और से सजेशंस लेने के लिए हमें जरूरी वेट नहीं करना है। Since the business is managed by only one person, the management becomes simple and easy। Quick decision making is also an outcome due to all the powers vested or due to all the powers given in the single individual's hand। ठीक है, नेक्स्ट, इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट। द सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि देखो बिजनेस का जो लेवल है वो कम है, ठीक है, बिजनेस का जो लेवल है वो कम है, इसलिए उनको कोई भी एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर उनको कोई एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट अपॉइंट ही नहीं करना है तो दे नीड नॉट टू बेयर द एक्सपेंसेस, ऑफ सच स्पेशलिस्ट। ठीक है, single beneficiary, the whole profit of the business belong to the sole proprietor। He is not required to share it with anyone, so there is a direct motivation to work hard। ये सभी तो थे भाई क्या, merits, demerits, limitations of management skills। मैंने बोला ना, मैं खुद ही इतना वेल एक्सपीरियंस या वेल कैपेबल नहीं हूँ फॉर टेकिंग एनी गुड मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, फॉर टेकिंग एनी गुड मैनेजमेंट डिसीजन। तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? मेरे बिजनेस के ऊपर आएगा ना। इसकी वजह से अल्टीमेटली माय बिजनेस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस अल्टीमेटली माय बिजनेस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। लिखा है लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट स्किल। A sole proprietor may not possess all the necessary skills which are required to manage the business efficiently, and as a result of which, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, as a result of which the business is going to suffer। The business is going to suffer।
as a result of which the business is going to suffer. Next, limited capital or resources. One of the biggest drawback of the sole proprietor is that the available capital is limited. This reduces the scope of business growth. They will have a limited scope. They will have a limited scope for making the growth, since they don't have the access of large amount of capital. Unlimited liability. The sole proprietor is personally liable for all the liabilities of the business. His personal property can also be used. घर के चम्मच तक भी बिक सकते हैं for paying the debts of the business, if the business assets are insufficient to meet the business liabilities. Then lack of continuity. A sole proprietary organization suffers from lack of continuity. ठीक है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है नॉर्मली क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता है, बिकॉज आज के ज़माने में जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो बहुत हाई है. ठीक है, इन दिस एरा ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन it would be very difficult for any sole proprietorship business to compete with the other big organizations या other big association of persons. ठीक है, if the proprietor is ill, this may cause temporary closure of business. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर वो मरी गया तो बिजनेस हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. इज इट क्लियर? देन सुटेबिलिटी. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नॉर्मली कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए ज़्यादा सूटेबल है? कोई छोटा मोटा रिपेयर वर्क, टेलरिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज, रिटेल शॉप्स एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़. मान लो कि ट्यूशन्स पढ़ा दिया, कोचिंग सेंटर चला लिया. ठीक है, इंडिविजुअली कर सकता है बंदा. इज इट क्लियर? तो ये थे मेरिट्स और डिमेरिट्स रिलेटिंग टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. इट इज वेरी इजी. नेक्स्ट, पार्टनरशिप मोड. पार्टनरशिप तो देखो, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस द पार्टनरशिप एज पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, and the business may be carried on either by all partners or any one of them who is acting for all. तो इसको अपन इसी कंसेप्ट को क्या बोलते थे? म्यूचुअल एजेंसी. याद है ना, जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए भी काम करता है और जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट कहला सकता है, जहाँ पे एक पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर्स भी लाइबल ठहराए जा सकते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द पर्सन हु हैव एग्रीड टू जॉइन इन पार्टनरशिप आर इन इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स. पहले से मालूम है. एंड कलेक्टिवली अ फर्म, एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड एज द फर्म नेम. इंडिविजुअली पार्टनर्स, कलेक्टिवली फर्म, एंड जिस नाम से होगा उसको अपन बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म नेम. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो देयर विल बी एन एग्रीमेंट. ठीक है, 2 or more पर्सन शुड एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस. पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50. पढ़ा था ना पार्टनरशिप एक्ट में. मैक्सिमम 50 से ज़्यादा हुआ तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं कराया तो इलीगल एसोसिएशन. पढ़े थे ना? यस. तो 2 or more person should agree to carry on the business, and the terms and conditions of the partnership are laid down in a document. The terms and conditions relating to partnership are specified in a particular document, जिसको अपन बोलते हैं partnership deed. Then engagement in business. A partnership must be formed to carry out any business activity with an intention to earn profit. ठीक है, a partnership must be formed for the purpose of carrying out any business activity with an intention to earn profit. अगर intention to earn profit missing है तो वहाँ पे वो partnership business नहीं होगा कभी भी. ठीक है, अगर intention to earn profit missing है तो partnership business नहीं होगा कभी भी. Then sharing of profit and losses. Partners shares the profit and losses in an agreed ratio. और अगर कोई भी रेशियो उनके बीच में एग्री नहीं हुआ है तो इन इक्वल प्रोपोर्शन. देन एजेंसी रिलेशनशिप. एजेंसी रिलेशनशिप क्या बोलते हैं?
every partner will be treated as an agent of other partner. तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है? एक पार्टनर के एक्ट के लिए the other partner can also be held liable. ठीक है, the other partner can also be held liable for the acts of other partners. Then unlimited liability. यहाँ पे भी there is no concept of separate legal entity. ठीक है, तो partners will be held personally liable for all the debts of the firm. ठीक है, partners will also be held liable for all the debts of the firm. Then common management. Every partner has a right to take part in the running of the business until and unless such partner is a sleeping partner, है ना? Such partner is a sleeping partner or nominal partner. This right is not affected even if one or few partners are acting on behalf of other partners. Consent of all the partners need to be taken while undertaking any important business decisions. Is it clear? Then restriction on transferability of shares. ये भी अपन को पता है, पार्टनरशिप मोड में कोई भी पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता इन फेवर ऑफ अदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. ठीक है, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी. ठीक है, इट इज ऑलवेज ऑप्शनल. लेकिन अगर एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? जो पार्टनरशिप फर्म है वो थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकती. दे कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी. इज इट क्लियर? ओके, अब आ जाओ कि मेरिट्स. तो मेरिट्स में इजी फॉर्मेशन. अ पार्टनरशिप इज वेरी इजी टू फॉर्म एज ओनली एन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर इज रिक्वायर्ड एंड इवन रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी. ठीक है, an agreement amongst the partner is required and registration is not compulsory. Next, pooling of financial resources. A partnership has more financial resources as compared to sole proprietorship. As and when a firm requires more money, more and more partners can be admitted. जब उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी तो लोग क्या कर सकते हैं? नए नए लोगों को पार्टनरशिप में एंट्री दे सकते हैं. Then pooling of managerial skills. से ज़्यादा लोग मिलके काम कर रहे तो डिफरेंट आइडियाज़ या डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे वो लोग काम कर सकते हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेस पे वो लोग काम कर सकते हैं, विच कैन अल्टीमेटली मेक द फर्म मोर सक्सेसफुल. ठीक है, विच कैन अल्टीमेटली मेक द फर्म मोर सक्सेसफुल. देन बैलेंस डिसीजन मेकिंग. एज इट इज सेड, टू हेड्स आर बेटर देन वन. Partnership helps to take a balanced decision as every partner has right to participate in decision making. ठीक है, एंड उसके बाद शेयरिंग ऑफ रिस्क. रिस्क ऑफ द बिजनेस इज गोइंग टू शेयर्ड. रिस्क ऑफ द बिजनेस इज गोइंग टू शेयर्ड अमंगस्ट ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. तो ये सब एडवांटेजेस थे. क्या क्या? लेस कंप्लाइंसेस, पूलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पूलिंग ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, शेयरिंग ऑफ रिस्क. ठीक है, ये सारे एडवांटेजेस. और डिसएडवांटेजेस में आप देखो, सबसे पहले अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस. पता नहीं कि कब तक उन लोगों में समन्वय बैठे, कोऑर्डिनेशन बैठे, किसी दिन लड़ मरे, ईगो क्लैशेस हो गया तो पार्टनरशिप में कम्स टू एन एंड. किसी एक पार्टनर का डेथ हो गया, कोई एक रिटायर हो गया, पार्टनरशिप विल कम्स टू एन एंड. डिफिकल्टी इन डिसइन्वेस्टमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफिकल्टी इन डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कि भाई मैं तो अपना शेयर वापस लेना चाहता हूँ. ठीक है, ऐसे कैसे लेगा? until and unless it is agreed by all other partners. 4 लोगों ने मिलकर के 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया. बिजनेस के दूसरे दिन एक बंदा बोलता है कि नहीं, मैं अपना 25 लाख रुपए वापस लेना चाहता हूँ. तो वो जब तक वो रिमेनिंग 3 लोग नहीं चाहते ना, तब तक वो 25 लाख रुपए वापस नहीं ले पाएगा. तो डिफिकल्टी इन डिसइन्वेस्टमेंट. तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो एग्जिट मारना है वो क्या डिफिकल्ट रहेगा. ठीक है. देन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकता है. देयर ओपिनियन मे नॉट मैच और देयर मे बी ईगो क्लैशेस. देयर मे बी ईगो क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट पार्टनर्स इन द फर्म. देन लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस. Partnership does not enjoy much confidence of banks and financial institutions as compared to a company. Normally banks और FIs को इनके ऊपर भरोसा कम होता है.
it may be very difficult, it may be difficult for them, या it may become difficult for them to avail loan facility, क्योंकि इनके क्रेडिबिलिटी, ठीक है, इनका जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। भाई आज तो तुम लोग साथ में हो, कल को अलग हो गए तो हमारा पैसा कौन देगा, हम किस किस का गलत पकड़ेंगे जा करके। तो बैंक की नज़रों में एक कंपनी का ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है एज कंपेयर टू एनी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। देन डिफिकल्टी इन एक्सपेंशन, 4 लोग हैं, 3 लोग चाहते हैं एक्सपेंशन करना, एक नहीं चाहता, या 2 चाहते एक्सपैंड करना, 2 नहीं चाहते, 2 चाहते बहुत ज़्यादा काम करना, 2 नहीं चाहते, ठीक है। इन दैट केस ऑल्सो expanding the business of such partnership firm can become a very difficult task. Next, misuse of implied authority. पार्टनर्स को एक्ट के अंदर जो implied authorities दिए गए हैं, पार्टनर्स को एक्ट के अंदर जो implied authorities दिए गए हैं, there is a possibility that a partner may misutilize such implied authorities. Is it clear? और जिसकी वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज दूसरे पार्टनर्स को फेस करना पड़ सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल, तो ये गोइंग कंसर्न बेसिस पे होता है नॉर्मली, जब तक कोऑर्डिनेशन बैठेगा तब तक दे विल बी वर्किंग टुगेदर। जिस दिन मनमुटाव हुआ उस दिन by giving a notice to the other partner, one can make an exit from the partnership firm, one can make an exit from the partnership firm. दूसरा आपको particular partnership, particular partnership का मतलब पार्टनरशिप में एंटर किया for a specified purpose, and when the purpose gets over, partnership भी over. Partnership for a fixed duration, partnership for a fixed duration का मतलब they have entered into the partnership for a fixed time period, and when the time period is over, when the time period is expired, ठीक है, उनका पार्टनरशिप भी आपस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से मालूम है। टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग, स्लीपिंग जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉमिनी जो सिर्फ अपना नाम देता है पार्टनरशिप फर्म को, एंड चौथा पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट जो एक्चुअली में पार्टनर है नहीं बट हु रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी द पार्टनर, in that case he will also be held liable for the debts of the firm, ठीक है। ये सब चीजें ऑलरेडी अपन ने इन डिटेल पढ़ा हुआ है, कहाँ पे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड, तो जो भी म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस है बिटवीन द पार्टनर्स वो डिसाइड किया जाता है बिफोर एंटरिंग इनटू द पार्टनर, इन रिटर्न बाय एग्जीक्यूटिंग अ डॉक्यूमेंट। जिस डॉक्यूमेंट को अपन क्या नाम दे रहे हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट को अपन बोल रहे हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किए जाएंगे जो कि पार्टनर्स ने म्यूचुअली एग्री किए, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे हैव डिसाइडेड टू कैरी आउट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस या बिजनेस एक्टिविटीज। तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मेंशन करना पड़ेगा किसमें, पार्टनरशिप डीड के अंदर। Is it clear? Okay. Next. तो अभी तक हम लोगों ने 2 मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज HUF। तो HUF के बारे में भी एक जनरल अवेयरनेस तो हो गई तुम्हारे पास। इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑल द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओन्स द बिजनेस जॉइंटली। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी ओनर्स होते हैं बिजनेस के, एंड द बिजनेस इज हेडेड बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली who is also considered as the कर्ता, ठीक है। A Hindu undivided family business comes into existence as per the Hindu inheritance laws of India। मतलब उस फैमिली में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में जो भी पर्सन का बर्थ होता चला जाएगा उन सभी लोगों का पार्टिसिपेशन आता चला जाएगा इन द बिजनेस, ठीक है। जिन जिन का बर्थ होता चला जाएगा उन सब का पार्टिसिपेशन आता चला जाएगा
in the business. ठीक है. The कर्ता or manager works in consultation with other family members of the family. वो खुद की नहीं चलाता, ठीक है. Although decision making power उसके पास है, but while taking the decision he is required to consult with the other family members, but ultimately he has a final say. ठीक है. However, for taking that decision, he can take suggestions or recommendations from other family members. The liability of Karta is unlimited, while the liability of other members is limited to their shares in the business. ठीक है. There are two schools of Hindu law. One is Daya Bhag, which is prevalent in Bengal and Assam, and the other is Mitakshra, prevalent in the rest of the country. According to the Mitakshra law, there is a son's right by birth in the property of joint family. It means when a son is born in a family, he acquires an interest in the property jointly held by the family. क्या दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, HUF के लिए तुम लोगों ने सुना है कि कोई स्पेसिफिक एक्ट है क्या जो HUF फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता हो? आंसर इज नो. ठीक है. दे आर गवर्न बाय हिंदू लॉ. दीज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर गवर्न बाय हिंदू लॉ. ठीक है. देखो लिखा है governed by Hindu law. The business of joint Hindu family is controlled and managed under the Hindu law, and there are two schools of Hindu law. Daya Bhag, which is prevalent in Bengal and Assam. Mitakshra, prevalent in the rest of countries. अपन ने already पढ़ा. Management, तो management एक person के हाथ में जो करता बोलते, but Karta at the time of taking any business decision will also be consulting the other family members of the family. Then membership by birth, as soon as a child is born in a family, he will become a member of HUF. Therefore, membership is acquired by virtue of birth and not by consent on agreement. मतलब अगर कोई ना भी चाहे तो भी वो मेंबर माना जाएगा. इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन जो मेंबर्स है उन लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट्स, अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर ऑफ द फैमिली बिजनेस, अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स इन द एसेट्स ऑफ द फैमिली बिजनेस. जितने वैल्यू का एसेट्स उनके भाग में आने वाला था, उनके क्या था, क्या बोलते हैं उसको, उनके फेवर में आने उतने पोर्शन तक ही वो लाइबल होंगे. लाइबिलिटी एक्सेप्ट द कर्ता, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इज लिमिटेड टू द शेयर्स इन द बिजनेस. लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड. परमानेंट एग्जिस्टेंस, कर्ता मर गया तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर है ही विल बिकम द कर्ता. The death, lunacy or insolvency of any member of the family does not affect the existence of business of joint family. The family goes on doing its business. ठीक है. Even after the death, insanity or insolvency of any of its member or even कर्ता. ठीक है. यहाँ पे members जो जोड़े ना, members के साथ तुम लोग ना कर्ता भी जोड़ लो. अगर कर्ता का भी डेथ हो गया, कर्ता इंसॉल्वेंट हो गया, तो भाई जो अदर सीनियर मोस्ट मेंबर है he will become the कर्ता. Dissolution. A Hindu undivided family business can be dissolved anytime, either through mutual agreement between the members or by partition. Any single member has no right to get the business dissolved. So with the consent of all the members of the family, with the consent of all the members of the family, HUF business क्या हो सकता है भाई? डिसॉल्व हो सकता है. या तो डिसॉल्व हो जाए या बिजनेस का पार्टीशन हो जाए. ठीक है. मेरिट्स, इजी फॉर्मेशन. इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ HUF. क्विक डिसीजन मेकिंग. The Karta enjoys full freedom in conducting the business, the family business, and it enables him to take quick decisions
and without much interference of any other family member, without much interference of any other family member. Next, secrecy. In joint Hindu family business, all the decisions are taken by the Karta himself, and thus he is in position to keep all the affairs to himself, and he can maintain perfect secrecy in all the matters related to business of HUF, related to business of HUF. ठीक है, अश्योर्ड शेयर्स इन प्रॉफिट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई मेंबर काम करे या ना करे, कोई मेंबर काम करे या ना करे, ही इज गोइंग टू हैव पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट्स ऑफ द HUF बिजनेस. ठीक है, कोई मेंबर काम करे या ना करे, ही इज गोइंग टू हैव पार्टिसिपेशन, है ना, ही इज गोइंग टू हैव हिज शेयर इन द बिजनेस ऑफ द फर्म. कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस. A Hindu undivided family business is not affected by the insolvency or death of any member, including that of Karta. Thus it can continue for a long period of time. Is it clear? Next, demerits. Limited resources, क्योंकि एक ही फैमिली का बिजनेस जो है वो फैला हुआ है. स्कोप ऑफ मिसयूज ऑफ पावर बाय Karta. जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, अगर वही है ना रिलक्टेंट है या इतना समझदार नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना क्वालिफाइड, केस आल्सो द एंटायर बिजनेस में गोइंग टू सफर. इनस्टेबिलिटी. द कंट्री ऑफ बिजनेस इज ऑलवेज अंडर थ्रेट, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के अंदर कभी भी और कहीं भी झगड़ा हो सकता है, या फैमिली मेंबर्स कभी भी और कहीं भी पार्टीशन की बात कर सकते हैं. ठीक है. स्कोप ऑफ कन्फ्लिक्ट. देयर इज अ स्कोप ऑफ कन्फ्लिक्ट इन फैमिली व्हिच कैन अफेक्ट द बिजनेस. इज इट क्लियर? अब उसके बाद है आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो पहले ना इसका कॉन्सेप्ट सुना है क्या तुम लोगों ने? पहले मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अपन को पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज सुना है क्या तुम लोगों ने? देखो क्या होता है, सुनना. मान लो कि अपने इंस्टीट्यूट पे ना 100 स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं. ठीक है, 100 बच्चे. सुनना ध्यान से, देखो इधर बोर्ड पे. और ये 100 के 100 बच्चों को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ती रहती है. और जब इनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो इनको पैसे देने वाला कोई नहीं होता है. कोई इनको पैसे देता नहीं है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच काफ़ी बार इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है. तो इस चीज़ का सभी बच्चों को बहुत दुख है. सारे बच्चे दुखी हैं इस बात को लेकर के कि यार ऑल्दो हमको पॉकेट मनी मिलता है, लेकिन जब हमारे पास पैसा होना चाहिए हमारे पास पैसा होता नहीं है. प्लस हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि कोई हमें पैसे उधार दे दे. समझ रहे हो? ज़रूरत के समय इनके पास पैसे नहीं होते. तो इन लोगों ने कि चाहे कोई हमारी मदद करे ना करे, लेकिन हम खुद की मदद करेंगे. हम खुद की मदद भी करेंगे और हम यहाँ पे पढ़ने वाले दूसरे स्टूडेंट्स की भी मदद करेंगे. तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? खुद की मदद, सेल्फ हेल्प एज वेल एज हेल्प ऑफ अदर मेंबर्स या अदर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग एट दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. ठीक है, इन लोगों ने कसम खाई, दे हैव फॉर्मली रिजॉल्व्ड, साला अब कुछ भी हो जाए हम कुछ अरेंजमेंट्स में एंटर करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे हमारा भी हेल्प हो जाए और हम दूसरों की भी हेल्प कर पाए. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक फंड क्रिएट किया, इन्होंने एक सोसाइटी बना डाला.
सोसाइटी होता है कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जो लोगों के कोऑपरेशन से चलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम से पता चलता है कि काम कैसे करेगा। ये काम करेगा थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ पीपल या थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ पर्सन्स हु आर गोइंग टू बी द मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज, हु आर गोइंग टू बिकम द मेंबर्स ऑफ दीज सोसाइटीज। तो इन लोगों ने क्या किया, एक फंड क्रिएट किया। 100 बच्चे थे ना, अब 100 के 100 बच्चे क्या कर रहे हैं, इन्होंने कसम खाई कि हर महीने हर बच्चा 200 रुपए इस फंड में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, हर महीने हर बच्चा कितने रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है, 200 रुपया। तो भाई 100 बच्चे, 200 एक ने किया तो टोटल कितने रुपए हो गए, एक महीने में फंड में कितने रुपए जा रहे, 20,000 रुपए। ठीक है, ऐसा ही लोग करेंगे फॉर 36 मंथ्स, 3 साल के लिए। ठीक है, जब वो लोग CACT में आए थे तो उन्होंने ऐसा कसम खाया है ना कि अभी तो 3 साल हम लोग पढ़ने वाले हैं, 3 साल पढ़ सकते, हो सकता है CACT में 3 साल लगा दे या एग्जीक्यूटिव तक 3 साल हो जाए, कोई बच्चा बोले फाइनल तक 3 साल है, तो CACT में इन्होंने कसम खाया था 36 महीने। अब एक महीने में 20,000 रुपए। अगर किसी को भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आया तो उनका इमरजेंसी मीट किया जा सकता है आउट ऑफ दिस फंड। तो इट इज अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, अगर तुम लोगों ने सुना हो तो ये जो फ्लैट्स वगैरह जो होते हैं, जहाँ पे 100 फ्लैट्स है, 150 फ्लैट्स है, तो फ्लैट है और फ्लैट के बाद उन कुछ कॉमन एरियाज है। जिस कॉमन एरिया का मेंटेनेंस, जिस कॉमन एरिया के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सभी फ्लैट ओनर्स की होती है, क्योंकि ऑल दी फ्लैट ओनर्स आर गोइंग टू एक्सेस दोज कॉमन एरियाज, तो जिम्मेदारी सबके ऊपर है ना। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग भी अपना एक सोसाइटी बना सकते हैं, वो लोग भी अपना एक सोसाइटी बना सकते हैं, और वो लोग फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं, और वो फंड्स को यूज किया जा सकता है फॉर प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द of that common area which is going to be accessed by all the flat owners या all the members of such society। तो एक चीज बहुत कॉमन है कि ये जो सोसाइटी का बेनिफिट है, तुम समझना, यहाँ पे बच्चों ने मिलकर के सोसाइटी बनाया ना, जो बेनिफिट है या तो स्टूडेंट्स को मिलेगा या दूसरे स्टूडेंट को मिलेगा, या तो खुद को हेल्प करेंगे या दूसरे को हेल्प करेंगे हु आर बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ओनली, हु आर बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ओनली। तो सिर्फ उन लोगों की मदद होने वाली है ना, या तो खुद की मदद या दूसरे मेंबर्स की मदद। दूसरे मेंबर्स कौन, हु आर बिलोंगिंग टू द सेम इंस्टीट्यूट। बात समझ में आ रही है क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब तुम इसी कंसेप्ट को एक से ज्यादा स्टेट में फैलाओ तो क्या बन जाएगा भाई, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, so it is also one of the mode of conducting the business, mode of doing the business by forming a multi state cooperative societies। ठीक है, देखोगे, देखो, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 facilitates or provides the incorporation of cooperative societies whose functions have spread over several states। ठीक है, अब ये होता क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्यों बोल रहे हैं भाई, बिकॉज इट इज एन एसोसिएट पर्सन हु आर ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी एंड इट विल प्रोवाइड फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ देयर members either through self help, खुद की मदद करेंगे, एंड म्यूचुअल बेनिफिट, दूसरे मेंबर्स की भी मदद करेंगे, इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रिंसिपल। अब तुम समझो, तुमने यहाँ पे बनाया था ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो किए जाएंगे व्हाइल ग्रांटिंग द फाइनेंस टू एनी ऑफ द मेंबर्स, वो तुम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया। कोई बाहर का बंदा, कोई बाहर के एजेंसी, कोई बाहर की अथॉरिटी तुमको रेगुलेट नहीं कर पाएगी। बात सुनिए, मान लो कि यार एक महीने में 20,000 रुपए आते हैं,
तो तुम लोगों ने डिसाइड किया कि किसी भी स्टूडेंट को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक बार में 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर एक ही स्टूडेंट को 20,000 दे दिया गया तो बाकी 99 चिल्लाएंगे ना। बात समझ में आ रही है क्या? यस। और मैक्सिमम जो क्रेडिट मिल सकता है किसी को, तुम समझो एक एक महीने में तुम कितना जमा करा रहे हो? 200 रुपये जमा करा रहे हो ना। और कितने महीने तक जमा कराओगे? तो टोटल तुम कितना इस फंड में डालोगे? 7200 रुपये। तो तुमने बोला कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम कितने तक पैसा विड्रॉ कर सकता है? जितना वो जमा करा रहा है। ऐसे ही होगा ना। तो भाई whatever the terms and conditions is going to be will be mutually decided by the students forming this cooperative society. Is it clear? हाँ. Any application for the registration of multi-state cooperative society of which all the members are individuals should be signed by at least 50% from each of the state concerned. अगर ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो हर एक स्टेट से कम कितने लोगों को आना पड़ेगा? 50 लोगों को आना पड़ेगा। इन केस ऑफ अ सोसाइटी ऑफ विच द मेंबर्स आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज इट शुड बी ड्यूली साइन बाय। अच्छा देखो, ऐसा भी हो सकता है इंडिविजुअल्स मिलकर के भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं मल्टी स्टेट लेवल पे, और डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी मिलकर के कर सकते, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। मान लो कि चार एक बहुत बड़ा एरिया है पे 4 फ्लैट्स से रिलेटेड लोकेलिटीज है, उन चारों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए, ये भी हो सकता है। और इन दैट फ्लैट वाला एरिया वहां पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन सकता है। बात में आ रहा है क्या? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन बी क्रिएटेड आइदर बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और बाय अ ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इज इट क्लियर? ओके। और ये कैसे होगा ना, ये भी मैं तुमको कल के क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मतलब जब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, it should be signed by duly authorized representative of at least 5 such societies which are registered in different address। तो यहाँ से अपन दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। भाई इंडिविजुअल्स भी मिलकर के क्या बना सकते हैं? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी मिलकर के क्या बना सकते हैं? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? नेक्स्ट, benefits of MSCS: loan at reasonable rate of interest. Multi-state cooperative societies will provide loans at reasonable rate of interest to the poor. अभी actually poor है कौन? इसके members. This benefits them as they do not have to go to financiers who lend at the higher interest rate. Presence across the nation. Multi-state cooperative societies can function pan-India, as they can start branches in different districts and different states. Clear है? And thus their members across the India can be benefited from the same. Their members across the India can be benefited from the same. Is it clear? And next, easy compliances. As regulatory requirements of filing etc. is minimum for a multi-state cooperative societies, thus they have low compliance cost as compared to any other form of business organizations. ठीक है, अब इसको अपन कंपेयर सोल प्रोप्राइटरशिप से नहीं कर देंगे। इसका कंप्लाइंस कॉस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से कम नहीं है, बट एक कंपनी से कम हो सकता है या एक एलएलपी से कम हो सकता है। इज इट क्लियर? ओके, तो ये था एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी अपन ने क्या पढ़ा इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर? हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन relating to different types of business entities। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट समझा एज वेल एज हम लोगों ने एनालाइज किया उनसे रिलेटेड सभी मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग देयर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग देयर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। चलो, तो ये सेशन अभी यहीं तक है ना, रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो। ओके।